वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 30 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के बारे में। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक सदस्य ने कहा है कि भारत जल्द ही 1 साल में 1 लाख पेटेंट जारी करने की क्षमता हासिल कर लेगा। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये भारत सरकार के विशेषकर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक गठित एक स्वतंत्र निकाय है। ये पहली बार सितंबर 2017 में 2 साल की अवधि के साथ स्थापित किया गया था। इसके संदर्भ में कुछ शर्तें इसकी होती देख लेते हैं। तो ये प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित किसी भी मुद्दे पर आर्थिक या अन्य किसी विश्लेषण करना या और उस पर उन्हें सलाह देना, व्यापक आर्थिक महत्व के मुद्दों को संबोधित करना और उस पर प्रधानमंत्री के सामने विचार प्रस्तुत करना आदि हैं। ये तो स्वप्रेरणा से या प्रधानमंत्री की या अन्य किसी के संदर्भ में पर भी हो सकता है। समय समय पर प्रधानमंत्री द्वारा वांछित किसी भी अन्य कार्य में भाग लेना आदि। इसके संगठन में कौन कौन होते हैं? तो EAC-PM का अध्यक्ष एक अध्यक्ष होता है और इसमें प्रख्यात अर्थशास्त्री सदस्य इसके होते हैं। इनके कार्यों में अधिकारियों और प्रशासकों की एक टीम का सहयोग प्राप्त होता है। EAC-PM के सदस्यों और कर्मचारियों का सटीक संख्या की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, मतलब इनकी कोई संख्या नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। विभिन्न संगठनात्मक संरचनाओं के साथ परिषद बार बार पुनर्गठन होना और आम बात है, जिसका नेतृत्व विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है जो मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। प्रशासनिक, लॉजिस्टिक और योजना बजट के उद्देश्यों के लिए नीति आयोग प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अब आइए देख लेते हैं पेटेंट के बारे में बात की गई है। तो पेटेंट क्या होता है? तो पेटेंट यह एक आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है जो एक उत्पाद या एक प्रक्रिया है जो सामान्य तौर पर कुछ करने या कुछ एक नया तरीका प्रदान करने को लेकर करता है या किसी समस्या का एक नई तकनीकी समाधान प्रदान करता है। पेटेंट प्राप्त करने के लिए आविष्कार के बारे में तकनीकी जानकारी को पेटेंट आवेदन में जनता के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। सिद्धांत के रूप में पेटेंट के मालिक के पास दूसरों को पेटेंट किए गए आविष्कार का व्यावसायिक शोषण करने से रोकने का विशेष अधिकार है। दूसरे शब्दों में कहें तो पेटेंट संरक्षण का अर्थ है कि आविष्कार को पेटेंट मालिक की सहमति के बिना व्यावसायिक रूप से बनाया, उपयोग या वितरित, आयात या निर्यात या बेचा नहीं जा सकता है। पेटेंट क्षेत्रीय अधिकार है। ये सामान्य तौर पर विशिष्ट अधिकार केवल उस देश या उस क्षेत्र में लागू होते हैं जिसमें उस देश या क्षेत्र के कानून के अनुसार पेटेंट दायर किया गया है या प्रदान किया गया है। सुरक्षा सीमित अवधि के लिए दी जाती है। ये पेटेंट एक सीमित अवधि के लिए होता है और आमतौर पर आवेदन दाखिल करने की तारीख से ये लगभग 20 साल तक होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में भारत 132वें स्थान में से 40वें स्थान पर बरकरार है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये दुनिया भर की सरकारों के लिए अपने संबंधित देशों में नवाचार के नेतृत्व वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए विश्वसनीय उपकरण है। इस वर्ष नीति आयोग, CII और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के साथ साझेदारी में 29 सितंबर 2023 को GII 2023 के भारत लॉन्च की मेज़बानी कर रहा है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक समृद्ध डेटा सेट पर बनाया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय, सार्वजनिक और निजी स्रोतों से 80 संकेतकों का संग्रह करता है और नवाचार के पारंपरिक उपायों से परे जाकर, क्योंकि नवाचार की परिभाषा व्यापक हो गई है। इसमें शीर्ष 5 देश कौन से हैं? तो नंबर 1 पे स्विट्ज़रलैंड है, नंबर 2 स्वीडन, नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 यूनाइटेड किंगडम और 5वें स्थान पर सिंगापुर है और भारत का 40वां स्थान है।
इसमें भारत को उन 21 अर्थव्यवस्थाओं में सूचीबद्ध किया गया है जिन्होंने विकास के स्तर को सापेक्ष नवाचार को लगातार 13वें वर्ष बेहतर प्रदान किया है। इसमें कहा गया है कि भारत, ईरान, फिलीपींस, तुर्की, वियतनाम और इंडोनेशिया GII शीर्ष 65 में शामिल अर्थव्यवस्थाओं में से जो पिछले दशक में रैंकिंग में सबसे तेज़ी से बढ़े हैं। भारत मानव पूंजी और अनुसंधान में 48वें स्थान, व्यावसायिक परिष्कार में 57वें स्थान और ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट में 22वें स्थान के लिए मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्र में शीर्ष रैंकिंग रखता है। मजबूत संकेतकों में ICT सेवा निर्यात में 5वें स्थान, उद्यम पूंजी में 6वें स्थान और विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक में 11वें और वैश्विक कॉरपोरेट R&D निवेशक में 13वें स्थान में शामिल है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में मुख्य तथ्य जान लेते हैं। तो ये रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर में बौद्धिक संपदा को सुरक्षा बढ़ावा देने की पुष्टि करता है। WIPO संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। वर्तमान में विश्व बौद्धिक संगठन के 193 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 5 आइज का खुफिया संगठन के बारे में है। तो अभी ये चर्चा में क्यों है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा की धरती पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को भारत सरकार से जोड़ने के हालिया आरोपों ने खुफिया जानकारी साझा करने वाले संगठन 5 आइज को सुर्खियों में ला दिया है, इसीलिए चर्चा में आया है। तो आइए देख लेते हैं 5 आइज क्या है। तो यह एक बहुखुफिया साझाकरण नेटवर्क है जो 5 अंग्रेजी भाषी देशों, इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की 20 से अधिक विभिन्न एजेंसियों द्वारा साझा किया जाता है। ये निगरानी आधारित और सिग्नल इंटेलिजेंस दोनों हैं। इस सदस्यों देशों के बीच साझा किए गए खुफिया दस्तावेजों को गुप्त AUS, CNN, NZ, UK, US आइज ओनली के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें समूह को इसका शीर्ष 5 आइज नाम दिया गया है। इस संगठन की इसकी बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं। तो इसका हिस्ट्री देखें इसकी, तो ये शीत युद्ध के सोवियत खतरे का मुकाबला करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास के समय में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच संगठन विकसित इसका किया गया था। ये विश्व युद्ध के दौरान जर्मन और जापानी कोड को सफलतापूर्वक समझने वाले दोनों देशों ने रेडियो उपग्रह और इंटरनेट संचार जैसे संकेतकों से संबंधित खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक सहयोगात्मक ग्रुप बनाया था। ये 1946 में युद्ध के बाद सिग्नल इंटेलिजेंस के सहयोग के रूप में एक समझौते के माध्यम से संगठन को औपचारिक रूप दिया गया। इस संधि को ब्रिटिश US कहा गया कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट या ब्रूसा, जिसे अब UKUSA एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है, पर अमेरिका के स्टेट आर्मी, नेवी कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस बोर्ड और ब्रिटेन के लंदन सिग्नल इंटेलिजेंस बोर्ड के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इसका दायरा 6 क्षेत्रों में खुफिया उत्पादों, अप्रबंधित आदान प्रदान और संबंधित केवल संचार खुफिया मामलों तक सीमित था। यातायात का संग्रह, संचार दस्तावेजों और उपकरणों का अधिग्रहण, यातायात विश्लेषण, क्रिप्ट विश्लेषण, डिस्क्रिप्शन और अनुवाद, और संचार संगठनों, प्रथाओं, प्रक्रियाओं और उपकरणों के संबंध में जानकारी का अधिग्रहण करना आदि शामिल हैं। इस व्यवस्था को बाद में द्वितीय पक्ष देशों तक बढ़ा दिया गया और कनाडा 1948 में शामिल हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 1956 में गठबंधन का हिस्सा बने। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एंटीमैटर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं एंटीमैटर क्या होता है। तो अभी CERN ने अभी हाल एक प्रयोग में पता चला है कि एंटीमैटर गिरता है जो सामान्य सिद्धांत के एक और पहलू को मान्यता प्रदान करता है। तो देखते हैं एंटीमैटर क्या होता है। तो एंटीमैटर एक सामान्य पदार्थ के समान है, जो इसके सिवाय इसके विपरीत विद्युत आवेश होता है। इसे दर्पण पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसमें एक एंटीमैटर भागीदार होता है जिसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन एक कण है जिसका द्रव्यमान
इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन धनात्मक आवेश होता है इसमें। इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से संबंधित एंटीमैटर कणों को पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन कहा जाता है। ये सामूहिक रूप से इन्हें प्रतिकण भी कहा जाता है। ये प्रतिकण मिलकर एक प्रति परमाणु बना सकते हैं और सिद्धांत के रूप में हमारे ब्रह्मांड के प्रति पदार्थ क्षेत्र को भी बना सकते हैं। पदार्थ और एंटीमैटर एक सेकेंड के एक छोटे से हिस्से से अधिक समय तक निकट सीमा पर मौजूद नहीं रह सकते, क्योंकि वे एक दूसरे से टकराते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जिसमें गामा किरणों या प्राथमिक कणों के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। बिग बैंग के बाद पदार्थ के साथ एंटीमैटर का निर्माण हुआ। मनुष्यों ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे विशाल कण त्वरक पर अल्ट्रा हाई स्पीड टकराव का उपयोग करके एंटीमैटर कण बनाए हैं, जो जिनेवा के बाहर स्थित हैं, और CERN परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन है, एक CERN इसके द्वारा संचालित हैं। पूरे ब्रह्मांड में छिटपुट रूप से प्राकृतिक रूप से निर्मित प्रतिकण भी मौजूद हैं। अब आइए देख लेते हैं सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत क्या है। तो इसका सामान्य सिद्धांत भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की समझ है। उनने मतलब ये थ्योरी दी थी कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय के ताने बाने को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो उन्होंने सिद्धांत के अनुसार उनके इस समय और स्थान एक मात्रा और के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम के रूप में जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण को एक ज्यामितीय घटना है के रूप में जाना जाता है, जो अंतरिक्ष के समय की वक्रता से उत्पन्न होती है। विशाल वस्तुएं अंतरिक्ष समय को वक्र बनाती हैं और गुरुत्वाकर्षण केवल अंतरिक्ष के समय की वक्रता है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग आइंस्टीन के सिद्धांत की कार्रवाई का एक नाटकीय और अवलोकनीय उदाहरण है। तो आइए देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग क्या है। तो ये आकाशगंगाओं का समूह जैसा अत्यधिक विशाल आकाशीय पिंडों के कारण अंतरिक्ष में काफ़ी समय से घुमावदार हो जाता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो गुरुत्वाकर्षण लेंस के रूप में ये कार्य करता है। जबकि जब अधिक दूर प्रकाश स्रोत से प्रकाश गुरुत्वाकर्षण लेंस से होकर गुजरता है, तो प्रकाश का मार्ग घुमावदार हो जाता है और दूर की वस्तु की एक विकृत छवि शायद गुरुत्वाकर्षण लेंस के चारों ओर प्रकाश की एक अंगूठी या प्रभा मंडल देखी जा सकती है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कैलिप्सो के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने हाल ही में घोषणा की है कि जलवायु, मौसम और गुणवत्ता का विश्लेषण करने वाला कैलिप्सो मिशन समाप्त हो गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैलिप्सो ये क्लाउड एरोसोल लेडार इंफ्रारेड पाथफाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये एक मिशन है यह अध्ययन करने के लिए समर्पित है कि बादल और एरोसोल पृथ्वी की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। ये नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES सेंटर नेशनल डी इंस्टीट्यूट स्पेटियल्स के बीच एक संयुक्त परियोजना है। 2006 में ये लॉन्च किया गया। कैलिप्सो का एक उपग्रह आधारित ये वेधशाला है। ये वैज्ञानिक वायुमंडल में 3D मॉडल बनाने के लिए कैलिप्सो डेटा का उपयोग कर रहे हैं, जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता का सुधार करेगा। कैलिप्सो ये ट्रेन नामक अंतरिक्ष यान के एक समूह का हिस्सा है, जिसमें एक्वा, आरा और पैरासोल अंतरिक्ष यान शामिल हैं, जो पृथ्वी के मौसम और पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। इंस्ट्रूमेंशन इसमें कैलिओ एक दो तरंग दैर्घ्य ध्रुवीकरण संवेदनशील लेडार, साथ ही दृश्य और थर्मल अवरक्त वर्णक्रमीय क्षेत्रों में काम करने वाले 2 निष्क्रिय सेंसर थे। लेडार ने लेजर प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित और बादलों और एरोसोल द्वारा वापस बिखरी हुई प्रकाश की मात्रा को मापा है। इस जानकारी का उपयोग क्लाउड और एरोसोल गुणों की ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल बनाने के लिए किया गया था, जैसे कि उनकी ऊंचाई, मोटाई और ऑप्टिकल गहराई। कैलियोप ये पृथ्वी की कक्षा में दीर्घकालिक वायुमंडलीय माप प्रदान करने वाला पहला लेडार है।
ये जानकारी वैज्ञानिकों को क्लाउड और एरोसोल वितरण की त्रियामी प्रोफाइल बनाने में मदद करती है। मिशन में 10 मिलियन से अधिक लिडार माप दर्ज किए गए और अपने 17 वर्षों के संचालन में हजारों वैज्ञानिक रिपोर्ट बनाने में इसने मदद की है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नूर 3 सैटेलाइट के बारे में। तो अभी हाल ही में नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ईरान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये ईरान द्वारा विकसित एक इमर्जिंग सैटेलाइट है। ये संभावित जासूसी क्षमताओं वाला एक उपग्रह है जो अंतरिक्ष में ईरान की क्षमताओं को बढ़ाएगा। इसे पृथ्वी की सतह पर 450 किलोमीटर यानी 280 मील की ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया है। इसे 3 चरण क्वाड या पैसेंजर वाहक द्वारा लॉन्च किया गया था। ये अंतरिक्ष यान के 2 पूर्ववर्ती नूर 1 और नूर 2 क्रमशः अप्रैल 2020 और मार्च 2022 में लॉन्च किए गए। कास्ट रॉकेट के जरिए इन्हें लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2022 में नूर 1 वापस पृथ्वी पर गिर गया, लेकिन नूर 2 अभी चालू है और बाद वाला उपग्रह जो ऑनलाइन आने पर नूर 3 के साथ मिलकर काम करेगा। मतलब नूर 2 जो चालू है, जो 2022 में लॉन्च किया गया, और जो नूर 3 लॉन्च किया जाएगा, इसके साथ अगर ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे अगर ऑनलाइन, तो ये दोनों मिलकर फिर कार्य करेंगे। प्रक्षेपण किसने किया है? तो यह प्रक्षेपण ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की एरोस्पेस शाखा द्वारा किया गया था। गार्ड ईरान के नियमित सशस्त्र बलों के समांतर अपना स्वयं का एक अंतरिक्ष कार्यक्रम संचालन करता है और केवल सर्वोच्च नेता इसमें आयतुल्ला अली खमेनी को जवाब देता है, मतलब उनके प्रति जवाबदेह है। इसमें अप्रैल 2020 में अपना पहला उपग्रह नूर 1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पिंक बालमर्व के बारे में है। तो आइए देख लेते हैं PBW के बारे में। तो ये पिंक बालमर्व का कीड़ा कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है। पिंक बालमर्व राजस्थान और हरियाणा राज्य में से पहले कहीं अधिक व्यापक और गंभीर है, जो कपास की फसल को प्रभावित कर रहा है। अभी पिछले 6 महीने में कम से कम ये 3 बार चर्चा में आ चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती रहती है। आइए देखते हैं पिंक बालमर्व के बारे में। तो ये कपास की सबसे विनाशकारी कीटों में से एक है। इसका वितरण तो ये मूल रूप से भारत का मूल निवासी है और ये दुनिया के लगभग सभी कपास उगाने वाले देशों में पाया जाता है। ये वयस्क छोटे पतंगे लगभग 3 से 3/8 इंच लंबे होते हैं और ये अगले पंख पर निशान इनके साथ गहरे भूरे रंग के होते हैं। ये लार्वा चरण विनाशकारी और पहचानने योग्य चरण है। ये लार्वा के विशिष्ट गुलाबी धारियाँ इनके लार्वा में होती हैं और प्यूपा बनने से ठीक पहले ये लगभग आधे इंच के लंबाई तक पहुंच सकते हैं। इनको परिस्थितिक खतरा तो वयस्क कपास के बीज कोषों पर अंडे देते हैं और एक बार अंडे सेने के बाद लार्वा बीज खाते हैं और कपास के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उपज और गुणवत्ता दोनों में कमी हो जाती है। जब लार्वा परिपक्व हो जाता है तो ये वे गूदे को काट देते हैं और ज़मीन पर गिरा देते हैं और मिट्टी की सतह के पास कोकून बनाते हैं। ये हिबिस्क भिंडी और हॉक पौधों पर भी हमला करते हुए देखा गया है इन्हें। PBW ये लार्वा कपास के पौधों के विकासशील फलों वोल्स में घुल जाते हैं और क्षति लिंट फाइबर और बीज वाले कटे हुए बाल्स के वजन पर गुणवत्ता दोनों को भी प्रभावित करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है संकल्प सप्ताह के बारे में। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक अद्वितीय सप्ताह भर चलने वाली पहल संकल्प सप्ताह का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। इस संकल्प सप्ताह के बारे में तो ये एक स्पेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है। ABP को लागू करने और एक प्रभावी ब्लॉक विकास रणनीति तैयार करने के लिए देश भर में गांव और ब्लॉक स्तर पर चिंतन शिविर आयोजित किए गए और संकल्प सप्ताह इन चिंतन शिविरों की परिणति है। सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा।
संकल्प सप्ताह में प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास थीम को समर्पित होगा, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पहले 6 दिनों की थीम संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस हैं। सप्ताह का अंतिम दिन पूरे सप्ताह के दौरान किए गए कार्यों का उत्सव संकल्प सप्ताह समावेशन समारोह के रूप में मनाया जाएगा। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में भारत मंडपम में देश भर में लगभग 3000 पंचायतें और ब्लॉक स्तरीय जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों भी इसमें भाग लेंगे। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ये क्या है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये एबीपी को 7 जनवरी 2023 को आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर लॉन्च किया गया था, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था और ये देश भर में लगभग 112 जिलों को कवर करता है। इसका उद्देश्य भारत भर में लगभग 329 जिलों में फैले 500 आकांक्षी ब्लॉकों में शासन को बढ़ावा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसमें से आधे से अधिक ब्लॉक लगभग 6 राज्यों में हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 68, बिहार में 61, मध्य प्रदेश में 42, झारखंड में 34, उड़ीसा में 29 और पश्चिम बंगाल में 29 हैं। इसे मौजूदा योजनाओं को एकजुट करके परिणामों को परिभाषित करके और निरंतर आधार पर उनकी निगरानी करके उन क्षेत्रों को समग्र विकास को सक्षम करके प्राप्त किया जाएगा, जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता भी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल CRIIO फॉर गुड पहल के बारे में है। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है। यह एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल है। इसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, लड़कियों को जीवन कौशल से लैस करने और खेलों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 8 क्रिकेट आधारित एनिमेशन फिल्म की श्रृंखला शामिल है। क्रिकेट के युवा दर्शकों की लोकप्रियता और जुनून का उपयोग करते हुए ICC और यूनिसेफ ने बच्चों और युवाओं को महत्वपूर्ण जीवन कौशल अपनाने और लैंगिक समानता के महत्व की सराहना करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक मॉड्यूल जारी किया है। यह कार्यक्रम 3 भाषाओं में है। इसमें अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती 3 भाषाएं होंगी। ये 8 मॉड्यूल के विषय हैं, जिसके नेतृत्व समस्या समाधान, आत्मविश्वास, निर्णय लेना, बातचीत, सहानुभूति, टीम वर्क और लक्ष्य निर्धारण क्रिकेट उदाहरणों का उपयोग करके अत्याधुनिक एनिमेशन के माध्यम से इसकी कल्पना की जाएगी। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यूनिसेफ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से शुरू किया गया था। यूनिसेफ के बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो यूनिसेफ का मतलब संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो विकासशील देशों में बच्चों और माताओं को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित है। ये संगठन दुनिया भर में लगभग 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में कार्य करता है। ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि प्रत्येक बच्चों को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, स्वच्छ पानी, हिंसा और शोषण से सुरक्षा मिले। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर या जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैबिनेट प्रणाली के बारे में है। तो आइए देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास और सरकारी सेवाओं और सूचनाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए अगरतला में एक कैबिनेट प्रणाली शुरू की है। कैबिनेट प्रणाली के बारे में देख लेते हैं। तो कैबिनेट राज्य सरकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मोड पे कैबिनेट बैठकें आयोजित करने के लिए एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर पोर्टल है। इसे राज्य सूचना केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा और पूर्वोत्तर में दूसरा राज्य बन गया है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये देख लेते हैं। इसकी विशेषताओं में ये बैठक में प्रौद्योगिकी का उपयोग को अधिकतम करता है और कागज के उपयोग को कम करता है। नंबर 2, ये बैठकों की कार्यप्रवाह गतिविधियों को स्वचालित करता है। नंबर 3, इसे उपयोग और आसानी के लिए समृद्ध UI और UX तत्वों के साथ स्मार्ट टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 4, पोर्टल में निर्मित पुश एंड पुल तंत्र कैबिनेट मामलों में आवश्यक उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
ये त्वरित खोज और पुनर्प्राप्ति को सक्षम करते हुए संस्थागत स्मृति और ज्ञान भंडार का निर्माण करता है। ये आभासी बैठकों के लिए ई कैबिनेट को NIC के भारत VC समाधान के साथ एकीकृत किया गया है। इसके ई कैबिनेट के लाभ या इसके प्रभाव क्या होंगे? तो ये कागज ईंधन और जनशक्ति के विशाल संसाधनों की बचत करेगा। ऑनलाइन डेटा को ही अपडेट करता रहेगा, जैसे जैसे ऑनलाइन आएगा तुरंत अपडेट हो जाएगा जो भी होगा। समन्वित कार्रवाई की ओर ले जाने वाली सभी के लिए सूचना प्राप्त होगी। इससे बेहतर निर्णय लेना, बैठकों के लिए निर्णयों को त्वरित पुनर्प्राप्ति और की गई कार्रवाई की समीक्षा करना आदि इसके लाभ होंगे। और ये मंत्रियों की आवासी भागीदारी को भी सक्षम बनाएगा। तो आज के हमारे आर्टिकल सारे समाप्त हुए और हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।